सियासत में तो नहीं है, लेकिन सियासत पूरी करते हैं। आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, आरएसएस से बात करते हैं। देश के लिए कोई आदमी कोई अच्छा काम करेगा, तारीफ करेंगे, गलत काम करेगा उसकी मजम्मत करेंगे। तो आप जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, जब वो इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ के लोग उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? अक्सर चीजों पर बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन देश के बाहर जाएंगे, अगर कोई बेइज्जती करने की कोशिश करेगा तो हमारी जान भी उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे पूरी। तो मोदी साहब, हमारे देश के लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, अमेरिका में, यूके में। जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं भी बयान करूंगा। जो प्रॉब्लम है अगर उसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश होगी तो मैं सब जगह जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा वहां रहूंगा, यहाँ भी रहूंगा, बाहर भी रहूंगा, रोना तो मुझे पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रजत शर्मा ने और मौलाना महमूद मदनी को आपकी अदालत में बुलाया और रजत शर्मा ने मौलाना महमूद मदनी से बहुत सारे सवाल किए और मौलाना महमूद मदनी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद के हवाले से भी सवाल किए और बहुत सारे सवाल किए थे। नाज़रीन, से पहले मैं आपको बता दूँ कि रजत शर्मा कौन है। रजत शर्मा हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और सबसे माने हुए लॉयर है, यानी वकील है। चलिए नाज़रीन, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि रजत शर्मा मौलाना महमूद मदनी से और क्या क्या सवाल करते हैं। वक्फ के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन है और ये ज़मीन तीसरे नंबर पर, रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन। सिर्फ इससे कम से कम 1 लाख एकड़ ज्यादा जमीन सिर्फ 2-3 हिंदू इंडोमेंट्स के पास मौजूद है। बाकी इंडिया की बात ही अभी नहीं कर रहा हूं मैं। ये तो पूरे इंडिया में है जो आप बता रहे हैं। 7,40,000 या 7,80,000 कुछ एकड़ बताते हैं। 2005 का मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि ताजमहल भी वक्फ की ज़मीन है। अगर वक्फ की जमीन थोड़ी देर को मान भी ले तो कहाँ जाएगी वो? जरा सोचने की बात है ना, थोड़ा ओपन माइंड होकर के सोचें तो ये जाएगा कहाँ, किसके पास जा रहा है? चाइना चला जाएगा क्या? नेपाल चला जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा ना। इंडिया की चीजें इंडिया में रहेगी। शायद ये परेशानी तो नहीं कि सवाल पूछे जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में एक गांव 1500 साल पुराना था, वहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहता है, सारी हिंदू आबादी है, वहाँ मंदिर है, उसको कहा जा रहा है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आपका ये स्टूडियो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, मैं कह सकता हूँ इस बात को? बहुत सारे ट्रिब्यूनल स्पेशल एक्ट के तहत बने हुए हैं, सिर्फ औकाफ का नहीं है, और भी चीज़ों का है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो मेन स्ट्रीम सारी चीज़ों से बाहर हो गया। अब मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। शिमला प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि बाहर से लाके रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ फंसा दिया, उन्होंने हमारी तहबाजारी पर कब्जा कर लिया और मुश्किल। मुझे रोहिंग्या बताना तो बहुत आसान है, बस एक खास पहचान है मेरी तो मैं रोहिंग्या हो गया। ये तरीका गलत है। आप एक सिस्टम में जाइए, आप देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, हिमाचल का जिक्र हमने किया, गुजरात में कुछ ऐसी जगह है जिनके बारे में इंप्रेशन ये है कि यहाँ पर मुसलमानों को दूसरी जगहों से लाकर बसाया जा रहा है। उनमें बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उसमें रोहिंग्या मुसलमान हैं और इन इलाकों की डेमोग्राफी बदली जा रही है। कोई बिजनेस करने कहीं पहुंचा है तो वो कहाँ से आया है, वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका तो एक पूरा सारे स्टेट की सारी एजेंसीज मौजूद है, सारा सिस्टम मौजूद है। और उसको लोग बहुत सारी चीज़ों से जोड़ते हैं, बोलते हैं कि इन लोग के आने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई, इन लोग के आने से आए दिन यहाँ झगड़े शुरू हो गए। अब रियलिटी अलग चीज़ है, परसेप्शन अलग चीज़ है। इत्तेफाक की बात यह है कि परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है। आप सियासत में तो नहीं है, लेकिन सियासत पूरी करते हैं। आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, आरएसएस से बात करते हैं। देश के लिए कोई आदमी कोई अच्छा काम करेगा, तारीफ करेंगे, गलत काम करेगा
उसकी मजम्मत करेंगे। तो आप जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, जब वो इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ के लोग उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? अक्सर चीजों पर बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन देश के बाहर जाएंगे, अगर कोई बेइज्जती करने की कोशिश करेगा तो हमारी जान भी उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे पूरी तरह। तो बद्री साहब, हमारे देश के लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, अमेरिका में, यूके में। जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं भी बयान करूंगा। जो प्रॉब्लम है अगर उसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश होगी तो मैं सब जगह जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा वहां रोऊंगा, यहां भी रोऊंगा, बाहर भी रोऊंगा। रोना तो मुझे पड़ेगा। जो दावा सरकार का है सबका साथ सबका विकास, हो रहा है वो? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके ऊपर जिस तरह की सिंसियर एफर्ट होनी चाहिए थी वो हो रही है। मुझे नहीं लगता बिल्कुल। क्योंकि हम हमेशा सरकार के लोगों से जो बात सुनते हैं कि राशन में, बिजली में, मकान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, हिंदू हो मुसलमान हो सबको। लेकिन इंसाफ में, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भी बराबरी होनी चाहिए, तब है ऐसा। देखिए, आपको लगा कि बुलडोजर चलने से लोगों पर जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, तो आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाँ, वो तो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। उनका तो तर्क यह है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब थी और सख्ती की है, उससे मौलाना साहब को तकलीफ हो रही है। नहीं, ये अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए जो भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए वो लेना चाहिए, लेकिन उस एक्शन को लेने की भी सीमा होनी चाहिए। उस सीमा को अगर लांघा जाएगा तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जैसे लोग किसी माफिया के खिलाफ एक्शन लिए जाने पर अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, यहाँ सिर्फ माफिया की बात नहीं है, कॉमन आदमी, अभी वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है, कहीं किसी जगह से कन्विक्ट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ एक्शन हुए, एनकाउंटर हुए, सिचुएशन बेटर हुई, इससे आप एग्री करते हैं? हाँ, मैं पार्शियली एग्री करता हूँ। ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी विशेष वर्ग के खिलाफ हो रहा है, न उस मुस्कुराहट से, न सवाल के उस खास किस्म के जवाब से। तो बहुत अच्छी बात है। आपका भी मैंने बयान देखा कि ऐसे हजारों केस हैं जिनके खिलाफ यूएपीए लगा है, टेररिज्म का केस है, गिरफ्तार किया गया है, उन सब की कोर्ट्स में लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। वकालत करवाना और आदमी को सफाई देने का अधिकार तो हमारे सिस्टम ने दिया है। कुछ तो जिसके पास वकील नहीं है, चाहे वो टेररिस्ट हो, आप उसके लिए वकील अपॉइंट करें। ये फैसला कि कौन टेररिस्ट है, ये फैसला लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज करेंगी या जुडिशरी करेगी? अब ये मेरा इल्जाम नहीं है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है और उन्होंने कहा कि हाफिज सईद समेत कई आतंकवादियों के तार देवबंद से जुड़े। जैसे जिन साहब का नाम ले रहे थे, अभी गंगोत्री बताया, वो खुद ही उसी गंगा में नहाए हुए हैं, आतंकवाद की गंगा में नहा के बैठे हुए हैं। उनको अधिकार नहीं है इस मुल्क की कैबिनेट में रहने का। अगर वो कोई ऐसा आदमी और इस तरह के एटीट्यूड का आदमी कैबिनेट में बैठा हुआ है तो मैं उस कैबिनेट के बारे में क्या सोचूंगा? मैं कहां अपने आप को खड़ा देखूंगा? उन्होंने तो नाम दिए, उन्होंने कहा मसूद अजहर, मुल्ला अमर, फजल रहमान, ये वो आतंकवादी हैं जो देश के दुश्मन हैं और ये देवबंदी थिंकिंग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, देवबंद को रेस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनको बहुत मुबारक हो और ये हमारी कैबिनेट को भी बहुत मुबारक हो। बस और क्या कह सकता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं कह सकता। वो आपसे कहेंगे आपको मुबारक हो, ऐसी हाँ, बात। ठीक है, और क्या कहें, और क्या जवाब?